गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जो कंटिन्यूएशन है स्पेक्ट्रा का उसको लेके पढ़ाई करेंगे कि अभी तक एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हम लोगों ने एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में सुना, इवन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में भी हम लोगों ने देखा। आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का एमिशन स्पेक्ट्रम कैसा होता है, दैट वी विल लर्न, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक्चुअली द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम has played a very important role in the development of atomic structure, क्योंकि हम सभी को पता है हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल को अगर अच्छी तरह से हम लोग देखेंगे तो पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन इज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सो हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर अगर पता होगा तो आगे जाके हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बहुत कुछ पता कर सकते हैं। इसीलिए द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अभी सवाल ये उठता है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, और रादर यू कैन से द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये में कैसे मुझे मिलेगा। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम कैन बी ऑब्टेन्ड, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कराना है किसके ऊपर से ना, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास कराना है डिस्चार्ज ट्यूब। ये सोचो कि एक डिस्चार्ज ट्यूब है, दिस इज ए डिस्चार्ज ट्यूब। इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, यू कैन सी दिस इज ए H2 गैस। तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में है, दिस इज ए ट्यूब जिसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब। इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास कराया थ्रू द हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो डिस्चार्ज ट्यूब के डेफिनेटली इसमें लो प्रेशर रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गैस रहता है लो प्रेशर में, जो मैंने मेंशन किया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को जब हम इसके थ्रू पास कराते हैं तो उसमें से लाइट एमिट होता है आफ्टर द ट्यूब, कमिंग आउट फ्रॉम द ट्यूब लाइट एमिट होता है, एमिटेड। ठीक है, गैस के अंदर से पास कराया तो उस एमिटेड लाइट को हम लोग किसके अंदर डालते हैं ना, हम लोग डाल देते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर। ये एक डिवाइस है, मैंने ऑलरेडी बताया किसके अंदर डालेंगे इसको ना, स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर डाल देंगे। तो स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर जब हम डाल देते हैं तो क्या मिल जाता है, इसमें से मुझे उसका स्ट्रक्चर एमिशन स्पेक्ट्रम मिल जाता है। मतलब एक डिस्चार्ज ट्यूब जिसमें मैंने लो प्रेशर में हाइड्रोजन गैस को ले लिया, उसके बाद इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मैंने पास कराया, उसमें से लाइट एमिट हुआ, एमिटेड लाइट को मैंने स्पेक्ट्रोस्कोप में एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद लार्ज नंबर ऑफ लाइंस हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ लाइंस, तो हाइड्रोजन से क्या मिला, हाइड्रोजन से फाइनली मुझे मिला लार्ज नंबर of lines having different wavelength। ये इंपॉर्टेंट है कि having different wavelength, large number of lines मुझे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा से मिला। ठीक है, इसमें से कुछ लाइंस विजिबल रीजियन में और कुछ लाइंस अल्ट्रावायलेट रीजियंस में और कुछ लाइन IR रीजियन में बिलोंग करता है। तो कौन सा रीजियन मुझे मिला, ये जो लाइंस मिला इसमें से विजिबल रीजियन में हो सकता है। ठीक है, विजिबल, उसके बाद आ रहा है अल्ट्रा वायोलेट रीजियन में एंड IR रीजियन में। ठीक है, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोप में हाइड्रोजन से जो लाइन स्पेक्ट्रा मिला, ठीक है, जिसका डिफरेंट वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ, कोई वेवलेंथ विजिबल रीजन में है तो कोई वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रीजन में है तो कुछ वेवलेंथ IR या इंफ्रारेड रीजन में है। तो सबको मैंने एनालिसिस किया। अभी बात है कि इस लाइन के ऊपर
सबसे पहले साइंटिस्ट जे बामर ने एक इक्वेशन डेवलप किया, ठीक है, जिसमें रिलेशनशिप आता है डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द सीरीज ऑफ विजिबल लाइन। तो जे बामर कब किया, मैं अभी बता रहा हूँ इसको। तो साइंटिस्ट जे बामर, क्लियर, क्या नाम है इसने, जे बामर, इसमें इसको बाल्मर मत बोलना, एल साइलेंट है। इसका साल कितना था, कब ये डेवलप किया, 1885, बहुत पहले। और ये रीजन कौन सा है, ये रीजन बामर ने जो काम किया था वो है विजिबल रीजन में था, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है बात। तो जे बामर ने 1885 में एक इक्वेशन डेवलप किया, जिस इक्वेशन के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जिस इक्वेशन के जरिए ये जे बामर ने 1885 में विजिबल रीजन में एक इक्वेशन डेवलप किया, ठीक है, जिसमें वेवलेंथ का रिलेशनशिप निकालता है, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए डेफिनेटली। वो जो इक्वेशन आया, वो इक्वेशन कुछ ऐसा था, 1/λ, लैम्डा इज वेवलेंथ, इज इक्वल्स टू न्यू बार, डेफिनेटली यूनिट होगा सेंटीमीटर इनवर्स, दैट इक्वल्स टू 109677, ठीक है, इसके अंदर आ रहे 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, क्लियर। ये था बामर का दिया हुआ फार्मूला, ठीक है, ये क्या है, ये बामर का दिया हुआ फार्मूला है, इसको याद रखना है। तो बामर ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो विजिबल रीजन में लाइन था, मतलब उस लाइन का जो स्पेक्ट्रम मिला था हाइड्रोजन से, डिफरेंट मैंने लाइन बोला, तो वो जो लाइन है वो विजिबल रीजन में था। अभी हम क्या बता सकते हैं, इसमें n जो है, n इज इंटीजर, क्लियर, और n का वैल्यू इक्वल और ग्रेटर देन 2, दैट मीन्स वी कैन से n इज इक्वल्स टू, n का वैल्यू तुम देख सकते हो 2 या 2 से ज़्यादा, दैट मीन्स वी कैन से n इक्वल्स टू 3, 4, 5, ऐसा चलते रहेगा, दैट इज द थिंग। तो ये इक्वेशन बामर ने दिया था, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, मैं इसको जनरलाइज करूंगा। अभी बात है कि इसको कहते हैं, दिस फॉर्मूला और दिस इक्वेशन इज कॉल्ड बामर फॉर्मूला, क्लियर। तो बामर ने पहला फॉर्मूला डाला किसमें, ना विजिबल रीजन में पहला इक्वेशन डाल दिया, दिस इज कॉल्ड बामर फॉर्मूला, क्लियर। तो साइंस का डेवलपमेंट के साथ साथ इसके बाद और भी बहुत सारा लाइन का एनालिसिस हुआ, हाइड्रोजन एटम से जितना लाइन मिला था उसमें लीमैन सीरीज आया, बामर सीरीज तो आ गया था पहले, पासन सीरीज आया, ब्रैकेट सीरीज आया, फांड सीरीज आया। लीमैन सीरीज जो है, मैं इसका एक चार्ट तुम लोगों को बताता हूँ, देन इट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड कि कौन सा जोन में है। मैं पहले सीरीज का नाम बताऊंगा, ठीक है, और उसके बाद रीजियन का नाम मैं बताऊंगा, ठीक है। तो बच्चे, ये मेरा सामने हाइड्रोजन एटम से जो एमिशन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एटम का एमिशन स्पेक्ट्रम को एनालिसिस करके मुझे जो डिफरेंट लाइन मिला था, पहला जो लाइन अभी मैंने बताया कि बामर ने विजिबल रीजन में पहला लाइन को लेके इंक्लूडिंग वेवलेंथ एक इक्वेशन प्रोवाइड किया था। तो ऐसा ही बाद में डेवलपमेंट हुआ, और मैंने ये भी बताया था कि इसे विजिबल रीजन नहीं, अल्ट्रावायलेट रीजन, इंफ्रारेड रीजन, सब में ये लाइन का वेवलेंथ था, स्पेक्ट्रल लाइन का वेवलेंथ था। तो इसका डेवलपमेंट से हम लोग के पास अभी इतना सारा लाइन आ गया, सीरीज आया, लीमैन सीरीज, जो यूवी अल्ट्रावायलेट रीजन में पड़ता है, और उसका फॉर्मूला होता है n1 = 1। तो मैंने पहले ये बामर इक्वेशन मैंने दिखाया था। तो जब ये इतना सारा सीरीज आ गया तो इक्वेशन का एक जनरलाइज फॉर्म आया, पहले मैं उस जनरलाइज फॉर्म को मेंशन करता हूँ, देन इट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। तो ये मैं बताऊंगा उसके बाद। पहले आ जाता है, उसका नाम है रीड-बार्ग, उसका नाम है रीड-बार्ग इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है ना, बस जब बहुत
डिफरेंट डिफरेंट लाइन को एनालिसिस किया साइंटिस्ट ने, कभी बामर, कभी पासन, कभी लीमेन, कभी ब्रैकेट, कभी फांड। तो उसको सम अप करके जनरलाइज करके एक इक्वेशन आया, जनरल एक्सप्रेशन, जिसमें हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रल लाइन को हम लोगों ने इन्वॉल्व किया। तो वो जनरल एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था, यू कैन सी हियर 1/λ इज इक्वल्स टू न्यू बार, इसका यूनिट डेफिनेटली सेंटीमीटर इनवर्स, दैट इक्वल्स टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये है जनरल इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें याद रखना n1 एंड n2 ये दोनों इंटीजर है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है, एंड ऑलवेज n2 ग्रेटर देन n1। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो रेडबर्ग इक्वेशन एक्चुअली हाइड्रोजन लाइन, हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रल लाइन है उसको सम अप किया, रेडबर्ग इक्वेशन। इसमें याद रखना कि R जो है, R इज सिंपली इज कॉल्ड रीडबर्ग कांस्टेंट। इसको रीडबर्ग कांस्टेंट कहता है। इसका वैल्यू फिक्स्ड है, इसका वैल्यू है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज ए रेडबर्ग इक्वेशन। इस इक्वेशन का इंपॉर्टेंस क्या है ना, इस इक्वेशन के जरिए हाइड्रोजन से जितना सारा एमिशन स्पेक्ट्रल लाइन मिल रहा है हम उसको एनालिसिस कर पाएंगे, उसका वेवलेंथ को एनालिसिस कर पाएंगे। दैट इज द थिंग, ठीक है। तो यही बात है। तो अब हम लोग आ जाएंगे सीरीज में, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो मेरा पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन को एनालिसिस करने के बाद ये डिफरेंट डिफरेंट 5 सीरीज मिला, एक लीमेन, एक बामर, एक पासन, ब्रैकेट एंड फांड, ठीक है। तो लीमेन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है। इसका जो n1 वो है 1 और n2 कितना होगा? मैंने बोला n2 इज ग्रेटर देन n1, अभी अभी बोला। तो इट स्टार्ट फ्रॉम 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। बामर में रीजन होता है विजिबल, इसको मेमोराइज करना पड़ेगा। n1 होता है 2 और n2 तो 2 के बाद 3 4 5 से स्टार्ट होगा। पासन आयर रीजन में, ब्रैकेट आयर रीजन में, फांड आयर रीजन में, ठीक है। पासन के लिए n1 3 है तो n2 क्या होगा? 4 5 से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होगा। ब्रैकेट में n1 4 है सीरियली और n2 होगा 5 से स्टार्ट। फांड में n1 5 है तो n2 स्टार्ट होगा 6 7 8 से। ये सब लाइन के बारे में हम बाद में और भी डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी मैंने जितना बोला इतना समझने की कोशिश करो। तो मेरा पास रेडबर्ग इक्वेशन है। रेडबर्ग इक्वेशन के जरिए हम लोग इसको एनालाइज किया। रेडबर्ग कांस्टेंट क्या है, क्या वैल्यू है। बामर ने n1 पोजीशन में इसको 2 डाला था, लीमेन होगा तो इस पोजीशन में 1 आ जाएगा। पासन में इस पोजीशन में 3, ब्रैकेट में इस पोजीशन में 4 एंड फांड में इस पोजीशन में n1 में 5। उसके हिसाब से n2 बढ़ेगा। और याद रखना n2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन n1, याद रखना, ठीक है। दैट इज द थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं बताऊंगा व्हाट डू यू मीन बाय द लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन का मतलब क्या है? देखो ये जो लिमिटिंग लाइन है ना, लिमिटिंग लाइन ऑफ एनी स्पेक्ट्रल सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 स्पेक्ट्रल सीरीज है, तो उसमें से किसी भी स्पेक्ट्रल सीरीज में लिमिटिंग लाइन का मतलब होता है जब n2 का वैल्यू इंफिनिटी हो जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बता रहा हूं कि द लिमिटिंग लाइन ऑफ एनी स्पेक्ट्रल सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज द लाइन when n2 in the Rydberg equation, n2 कहाँ पे है? Rydberg equation में है, जब n2 infinity होता है। This line will have, this line will have, तो इसका मतलब हुआ Rydberg equation में अगर n2 कभी infinity हुआ तो उसको लिमिटिंग लाइन कहते हैं। इसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रहता है, कैलकुलेशन करके देख लेना, इंफिनिटी डाल के वेवलेंथ सबसे कम होगा एंड लार्जर वेव नंबर होता है। मतलब ये लिमिटिंग लाइन किसी भी सीरीज के लिए हो सकता है। मैं अगर सोचा कि लीमेन में n1 को 1 ले लिया और n2 को इंफिनिटी, तब लिमिटिंग लाइन फॉर लीमेन होगा। बामर में n1 को 2 ले लिया और n2 को मैंने इंफिनिटी ले लिया तो वो बन जाएगा लिमिटिंग लाइन फॉर बामर। ऐसे करके हम कर सकते हैं। तो जब हम n2 में इंफिनिटी डालेंगे तब हम देखेंगे कि उस लाइन का वेवलेंथ सबसे कम होता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, और उसका जो वेव नंबर वो
लार्जर वेव नंबर हो जाता है। दैट इज द थिंग विच वी हैव टू रिमेंबर। तो लिमिटिंग लाइन हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रा है उसको एनालिसिस करके जो 5 स्पेक्ट्रल सीरीज मिला, किसी भी सीरीज में लिमिटिंग लाइन रह सकता है। तो ये लिमिटिंग लाइन कब होता है ना, N2 जब इन्फिनिटी होता है। अगर किसी भी रिडबर्ग इक्वेशन में किसी भी सीरीज के लिए अगर मैंने N2 को infinity डाला तो this line is considered as a limiting line. In case of the limiting line, the wavelength becomes the shortest wavelength and the wave number is the larger wave number. यही बात याद रखना है, that is quite important. तो finally Rydberg equation को हम लोगों ने सीखा 1 by lambda करके, ठीक है। तो और एक बात है कि ये जो Rydberg equation है, ठीक है, ये ट्रू है ओनली फॉर द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक आयंस। हाइड्रोजन लाइक आयंस आर दोज विच कॉन्टेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो Rydberg इक्वेशन या स्पेक्ट्रल लाइन हम लोगों ने बताया, ये सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम्स और हाइड्रोजन लाइक एटम्स और आयंस के लिए एप्लीकेबल है। हाइड्रोजन लाइक आयंस जो है वो कौन सा है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2, ये हाइड्रोजन लाइक आयंस है। अगर मैंने बोला कि हीलियम प्लस, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने बोला लिथियम 2 प्लस, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। ये इक्विवेलेंट टू हाइड्रोजन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। बहुत सिंपल सा बात है, ठीक है। तो ये जो है, फॉर एग्जाम्पल द Rydberg इक्वेशन फॉर द हाइड्रोजन लाइक आयंस, द Rydberg इक्वेशन, इसको मैं थोड़ा सा डेवलप कर देता हूं। Rydberg इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन लाइक आयंस कैसा होता है, वो कुछ ऐसा होता है 1 by lambda इज इक्वल्स टू न्यू बार, डेफिनेटली सेंटीमीटर इनवर्स में आर Rydberg कांस्टेंट 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर, ठीक है। और उसके साथ एक जेड स्क्वायर आ जाता है, वेयर जेड इज द व्हाट, जेड इज द न्यूक्लियर चार्ज। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है ना, जब हम हाइड्रोजन लाइक आयन को कंसीडर करते हैं, जैसे He प्लस, Li2 प्लस, ऑल दिस थिंग्स। बिकॉज इफ वी ऑब्जर्व हाइड्रोजन हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, इट इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और हीलियम प्लस और लिथियम 2 प्लस ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लेकिन इसका न्यूक्लियर चार्ज जो है ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियर चार्ज से सेम नहीं है, तो उसको भी कंसीडर करना पड़ता है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए Rydberg इक्वेशन में जेड नहीं रहता है, बिकॉज जेड 1, और आयन के लिए तुझे जेड स्क्वायर तुम लोगों को लगाना है, जिसमें अकॉर्डिंगली हीलियम के लिए 2, लिथियम के लिए 3, ऐसे करके हम लोग आगे जाएंगे। तो जेड इज द न्यूक्लियर चार्ज। जैसा मैंने बताया कि अगर He प्लस है, He प्लस, तो इसके लिए जेड 2 हो जाएगा। अगर लिथियम 2 प्लस है तो इसके लिए जेड 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। याद रखना है कि मैंने हाइड्रोजन एटम के बारे में इतना कुछ बोला, अदर एटम्स का जो स्पेक्ट्रा होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और उसमें हाइड्रोजन में तो 5 ऐसा लाइन मिला, उसमें लार्ज नंबर ऑफ लाइंस रहता है जिसका डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है। तो हम लोग Rydberg इक्वेशन के जरिए अदर देन हाइड्रोजन एटम का जो लाइंस है उसको हम कोरिलेट कर नहीं पाएंगे ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो इतना है अबाउट द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बनता है, इसका एक अलग वीडियो में बनाऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या न्यूमेरिकल इसके ऊपर बन जाता है, दैट इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो आज का लेक्चर इधर खत्म होता है, तुम इसको अच्छी तरह से देखो, होप कि तुमको समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।